नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पपीते की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। मूंगफली की फसल में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, अभी बागवानी फसलों को लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो पपीता की खेती कर सकते हैं। इसके लिए सबसे खास बात होती है कि यह कम समय में फल देने लगता है। ऐसे में अच्छा लाभ देने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी खेती करें। तो आइए पपीते की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ फिजा अहमद से। आप सभी लोगों को हम पपीते की वैज्ञानिक खेती करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में पपीते की खेती करीब 1200 से 1300 हेक्टेयर में होती है और आजकल पपीते की कीमत भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि लोग पपीता के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी, उनके पोषक तत्व के बारे में। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। तो सबसे पहली है कि आपका ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी टिकता ना हो। अगर पपीते में 12 घंटा भी पानी अगर टिक जाएगा तो सारा पपीता का पौधा मर जाएगा। तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पानी न जमता हो। पौधे के चयन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी कौन सी पपीता की वैरायटी लगाई जानी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है रेड लेडी पपीता। उस पपीता की एक खासियत है कि उसका हर पौधा जो है वो उत्पादन देता है। ये ताइवान की वैरायटी है और ये मार्केट में उपलब्ध है। पूसा नन्हा का और पूसा डिलीशियस या पंत पपाया है, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं पंतनगर से मंगवा करके। जब आप बीज का उत्पादन करें तो बीज का उत्पादन या तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, प्रोट्रे में कर सकते हैं, या गमले में आधा भाग मट्टी आधा भाग सड़ा हुआ गोबर मिला करके उसमें बीज डाल देंगे और बीज डालने के बाद ऊपर से वो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाएंगे ताकि इंसेक्ट नए पौधों को इन्फेक्ट न कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा ले जाएं तो एक बार उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, चाहे वो कंटैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, पौधों पे छिड़क दें, तब फील्ड में ले जाएं ताकि वो रिप्लेंट का काम करेगा। जब इंसेक्ट आएगा तो पौधा पे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जहर है तो पौधा नहीं बैठेगा, तो वायरस भी ट्रांसफर नहीं होगा। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर ना सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर आपने पपीता लगाया है, ऊपर से बारिश हो जाती है तो आप नालान बना करके पानी को तुरंत निकाल दें। पानी का जमना पपीते के लिए जहर के बराबर होता है। और गड्ढा जो है सही समय जो लगाने का है, ये आप फरवरी में के लास्ट में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। पपीता लगाने के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी पौधे से पौधे और उसके रो से रो की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आप पपीता लगाइए। गड्ढे में आप जब गड्ढे खोद लें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट आजकल उपलब्ध है सभी जगह। वर्मी कंपोस्ट करीब 2 से 3 किलो आप उसमें डाल दें और नीचे वाली मिट्टी को फेंक करके ऊपर वाली मिट्टी उस गड्ढे में डाल करके पपीता लगाएं। लगाते समय उसमें करीब 100 ग्राम DAP शुरुआत के दिनों में लगा दें। DAP का काम है जड़ों का विकास करना, इसलिए सबसे पहले DAP 100 ग्राम लगाते समय डाल दें ताकि पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम
हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हर महीना करीब 75 से 75 ग्राम यूरिया और करीब पोटाश जो है 100 ग्राम आप हर महीना उस पपीता में डालें। पोटाश का सबसे इम्पोर्टेंट है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फल है जिसको पोटाश की बहुत रिक्वायरमेंट है। खाद की ये मात्रा 3 बराबर मात्रा में मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीने में देते हैं। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीमारी जो है इसमें वायरस से लगता है। वायरस जब लग जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और वायरस लगने के बाद एक पौधे से दूसरे पौधे में जो ट्रांसफ़र होता है वो कीड़े के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो हम लोगों को वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को कीड़े का कंट्रोल करना है। उसकी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग या खाद का प्रयोग और पानी का प्रयोग कैसे करना है उसकी सलाह जरूर ले लें। विश्वविद्यालय में हम से भी संपर्क कर सकते हैं। पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बीमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है। इसलिए पपीते के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें, ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के संपर्क में ना आए। 60 से 80% तक जमीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। यदि लंबे समय तक पपीते के पौधे को पानी ना मिले तो पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, इसलिए समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। उसके बाद हर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के इंटरवल पे आप इंसेक्टिसाइड का पपीते के पौधे पे प्रयोग कीजिए, ताकि कीड़ा जो है वो मर जाए, वो आपके फील्ड को नुकसान न पहुंचा सके। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मूंगफली की फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस समय फसल में कई प्रकार की कीट और रोगों के साथ साथ खरपतवार भी फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समय रहते फसल में इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि फसल से अच्छी उपज मिल सके। तो मूंगफली की फसल का प्रबंधन आप कैसे करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशि किरण तर्की से। आज मैं आप लोग के समक्ष जितने किसान भाई जो मूंगफली की खेती कर रहे हैं उनके लिए कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि अब तक जिन्होंने बुआई कर ली होगी उनके पौधों की उम्र 20 से 25 दिन अवश्य हो गई होगी। मूंगफली की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो हमको उसको निकाई गुड़ाई कर लेना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि घास ना हो। अगर घास होंगे तो क्या होता है, हमारे पौधे हैं वो उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है और उनका जो पौधों का विकास जो होना चाहिए, जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है। मूंगफली की फसल खरीफ की फसल है, जिसकी वजह से इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खरीफ की फसल बारिश के मौसम के समीप ही की जाती है। यदि बारिश समय पर नहीं होती तो इसके पौधों को जरूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। जब मूंगफली के पौधों में फूल और फलियां बनने लगें तो खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम निकाई गुड़ाई करते हैं तो अभी की जो परिस्थिति है, पानी की कमी है, वर्षा कम हो रही है, इस समय हम लोग को चाहिए कि जब निकाई गुड़ाई कर रहे हैं तो हल्का सा मिट्टी हम पौधों के जड़ों में हम डाल दें। पौधों के जड़ों में डालने से क्या होगा कि वो पौधे स्थिर रहेंगे। मूंगफली की फसल में लगने वाले कीटों की बात करें तो सफेद गिटार का प्रकोप होता है। ये सुंडी सी आकार के सफेद मटमेल रंग की सुंडी है जो जड़ों को काटकर हानि पहुंचाती है, जिससे पौधा गिर जाता है और फसल को काफी क्षति होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडोक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। दूसरी बात,
अभी के मौसम के अनुसार हो सके तो आपके फसल में जो पत्तों में है वहाँ पीला पीला दाग दिखाई दे, गोलाकार या अनियमित आकार का, तो इसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं जो है टिक्का बीमारी। ये दोनों अवस्था में आती है, अर्ली अवस्था में भी और लेट अवस्था। तो जो अर्ली जो पहले आती है वो यही है, आपका जब पौधा 30-40 दिन का हो रहा है उसी समय ये बीमारी आती है। क्योंकि यदि पत्तियों में धब्बा हो जाए या पीला दाग आ जाए, गोलाकार अनियमित, तो फिर हमारा वो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी, तो वो फली जो होगा वो हमारा जो उचित जो उसका साइज होना चाहिए, आकार होना चाहिए, वो नहीं आता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आप इसके लिए एक दवा बहुत प्रचलित है, साफ हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव करें और फिर 15 दिन के अंतराल में फिर दोबारा छिड़काव करें। लीफ माइनर रोग मूंगफली के पौधों पर सर्कोस्पोरा पर्सुनाटा नामक कवक की वजह से लगता है। यह रोग पौधों पर तब दिखाई देता है जब पौधा 1 से 2 महीने तक विकास कर चुका होता है। मूंगफली के पौधों पर यह रोग लग जाने से पत्तियां समय से पहले ही गिरकर नष्ट हो जाती हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। मूंगफली के पौधों को इस रोग से बचाने के लिए थायथेन M45 की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार करना चाहिए। और एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि 26 से लेकर के देखते हैं 30 दिन के अंत तक में फूल आता है और उसके 1 सप्ताह बाद तक में जो पेग निकलता है और फली आता है। तो उस अवस्था में हमें खेतों के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हम खेतों के अंदर जाएंगे और एक बार वो पेग जमीन को जो छू चुका है और हमारे कारण वो डिस्टर्ब होके बाहर आ जाएगा, तो वो फिर दोबारा उसमें फली नहीं लगता है, या तो फिर जो फली लगेगी उसका रंग हरा हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। तो 2-3 बातें ही ध्यान देने योग्य है। एक तो निकाई गुड़ाई और दूसरा है एक बीमारी टिक्का है, जिसके लिए मैंने साफ बताया। इन सब बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा उपज जो है मूंगफली का काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं किसान भाइयों को से आग्रह करती हूँ, जो भी मूंगफली की खेती करते हैं इन बातों का अवश्य ध्यान करें और अच्छी उपज पाएं। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनपुर, जिला कटिहार के कृषक सुंदर रंजन ने। ये ट्रैपों के माध्यम से फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुंदर रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में
कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं, जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है, इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फेरोमोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है, जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है, जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबर बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में, जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल, इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके, जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में, जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। यदि इसको समय पर लगाया जाता है और सही संख्या में लगाया जाता है, आपको कुछ समय के बाद में ब्लॉक्स को 15 से 20 दिन बाद में बदलना पड़ता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे, तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है, का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वही आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।